नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है जो कि आपके लिए पसंद आएगा और इसके फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? दोस्तों, ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल मैच। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 22 जनवरी 1988 को कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच खेला गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। यहाँ पहला वनडे इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज और भारत की टीमों के बीच खेला गया था जो कि 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है, तो यह फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया था? नीरज चोपड़ा जिन्हें आप सभी जानते होंगे, इनके द्वारा 87.58 मीटर भाला फेंका गया था। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत को मिला यह दूसरा स्वर्ण पदक था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है? तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है, मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग में कितने मुख हैं? तो दोस्तों, पशुपतिनाथ में अष्टमुखी शिवलिंग है, याद रखिएगा। मंदसौर जो कि शिवना नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में अष्टमुखी शिवलिंग है। यह प्रश्न भी आता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा शिवना नदी। और मंदसौर अपनी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साथी प्रोजेक्ट में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, 5 जिलों के 10 विकास खंडों को शुरुआती तौर में साथी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। शुरुआत में साथी प्रोजेक्ट में 5 जिलों के 10 विकास खंड को शामिल किया गया था। इसके सफल होने के बाद 26 जिलों के 100 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया। साथी प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 49वें खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया। खजुराहो महोत्सव की शुरुआत 48 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। प्रति वर्ष फरवरी माह में खजुराहो महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में यह खजुराहो महोत्सव का 49वां संस्करण था जो कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चला और यह 8 दिवसीय समारोह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 5 अप्रैल 2016। एमएसएमई का पूर्ण रूप होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई विभाग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य वर्गीय उद्योगों के लिए कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रीवा। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है जो कि बीहड़ नदी की सहायक नदी सेलम नदी पर स्थित है, याद रखिए। सेलम नदी का एक जलप्रपात है और बीहड़ नदी तमसा नदी की सहायक नदी है। तमसा जिसे टॉन्स भी कहा जाता है की सहायक नदी है। रीवा जिले में बहुटी जलप्रपात के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जलप्रपात भी स्थित हैं जिनके नाम है केवटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात एवं चचई जलप्रपात।
रीवा संभाग जो कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और रीवा को ही सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और तवा नदी के किनारे स्थित है। मान्यताओं के अनुसार पचमढ़ी का नाम 5 पांडवों द्वारा बनाई गई पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाओं के नाम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1352 मीटर है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में ही की जाती है। पूछी जाए अगर कितनी की जाती है तो याद रखिएगा 212 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक। और दोस्तों महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है, जैसा कि मैंने बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो दोस्तों लेग्यूम पौधों की फसल के लिए स्थिरीकरण करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। लेग्यूम पौधे होते हैं जो फली वाले पौधे होते हैं, उन्हें लेग्यूम पौधा कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में लेग्यूम की जगह आपको मटर भी लिखा मिल सकता है, तो मटर भी इसका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, और यह प्रश्न दोस्तों वनरक्षक और पटवारी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट के अतिरिक्त क्रायोलाइट एवं कोरंडम भी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। सिनेबार पारा का अयस्क होता है एवं कैरीसेराइट जस्ता यानी कि टिन का अयस्क होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? तो दोस्तों यह 931 था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और रीवा जिले का भी याद रखिएगा, रीवा का भी 931 ही है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक वह रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक को ही प्रतिजैविक भी कहा जाता है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मुख्य एंटीबायोटिक्स होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शकों को किसने हराया था? तो दोस्तों गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रदेव को हराया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे सतखंडा महल दतिया में स्थित है। दतिया जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट है। सतखंडा महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, जिसका निर्माण वीर सहन देव ने वर्ष 1614 में कराया था। दतिया में ही दोस्तों पीताम्बरा देवी मंदिर भी स्थित है, तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पानीपत के युद्ध से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इसका सही जवाब होगा बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को अफगानिस्तान के शासक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर वर्ष 1556 को मुगल बादशाह अकबर के सेनापति बैरम खां और शेर शाह सूरी के सेनापति हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी।
कई बार आपको ऑप्शन में अकबर एवं हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमचंद जो कि शेरशाह सूरी के सेनापति थे, इनके मध्य हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध वर्ष 1571 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ पेशवा कर रहे थे। इस युद्ध में अफगान सेना की जीत हुई और इतिहास में यह मराठों की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज है। याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है, हनुमंतिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हनुमंतिया खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है, याद रखिएगा। हनुमंतिया टापू नर्मदा नदी का एक टापू है जो कि खंडवा के पुनासा में इंदिरा सागर जलाशय में स्थित है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को ही महाकाल नगरी एवं कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के रामघाट तट पर सहस्त्र कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो कई बार दोस्तों यह तट का नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा रामघाट तट। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है। उज्जैन को ही मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी माना जाता है और उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर भी स्थित है। उज्जैन में राजकीय खेल मलखंब की मलखंब अकादमी भी उज्जैन में ही स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब और मलखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में ही संदीपनी आश्रम है जहां मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण एवं सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या का है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय कैबिनेट में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आजादी के पहले 2 जनवरी वर्ष 1938 को नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कुल 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 12 मार्च 1985 यानी कि एक दिन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह को पंजाब राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। राजा नरेश चंद्र 12 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भगवंत राव मंडलोई जी 21 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं एवं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी 60 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों यह सभी फैक्ट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और उज्जैन में मलखंब अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। साथ में ही दोस्तों कई अन्य अकादमियों की भी स्थापना की गई। 2007 में भोपाल में स्थापित की गई कुछ मुख्य खेल अकादमियां जिनके नाम है मार्शल आर्ट अकादमी, कराटे अकादमी, जूडो अकादमी एवं कुश्ती अकादमी। तो याद रखिएगा मार्शल आर्ट भी भोपाल में है, कराटे भी भोपाल में है, जूडो भी भोपाल में है और कुश्ती भी भोपाल में, और सभी की स्थापना 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों डायरिया, हैजा एवं टाइफाइड यह रोग होते हैं दूषित पानी पीने से।
अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 6। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो रसों की संख्या 8 होती है। यह प्रश्न दोस्तों 26 मई के वनरक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था और 19 मार्च के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी का। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, लेकिन अगर सिर्फ यह पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है या हिंदी भाषा में रसों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 9 होती है। निर्वेद 9वां रस भरत मुनि के बाद रसों की संख्या में शामिल किया गया, याद रखिएगा। कई बार आपको रसों की संख्या की जगह स्थायी भावों की भी पूछ लिया जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। उसका जवाब भी दोस्तों 8 ही होगा। अगला प्रश्न है उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी का अंतिम रस कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का अंतिम रस होता है शांत रस, याद रखिएगा। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 2013 में सांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सांची जो कि दोस्तों रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मंडला। साल के वृक्ष मुख्य रूप से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से इसका सही जवाब होगा मंडला। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नर्मदापुरम जिले में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष अगर मध्य प्रदेश में किस जिले में पूछा जाए तो याद रखिएगा नर्मदापुरम या होशंगाबाद, ऑप्शन में जो भी मिले। और साल के सबसे ज्यादा मंडला में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों पर्यटन है कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक कहां पर मुख्य रूप से शिकायत कर सकते हैं? तो दोस्तों अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक अलग से विभाग बनाया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9 सितंबर वर्ष 1972। वन्य जीव की जगह आपको कई जगह वन्य प्राणी भी पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शाजापुर जिला कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1904। शाजापुर उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय शाजापुर को जिले का दर्जा दिया गया, परंतु वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शाजापुर जिले का मुख्यालय बनाया गया था, इस वजह से इसका सही जवाब 1904 है। इसी प्रकार 1922 में गुना को जिला बनाया गया था एवं वर्ष 2003 में गुना से पृथक करके अशोकनगर नया जिला बनाया गया और दोस्तों यह दोनों ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राला मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राला मंडल जो कि इंदौर में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1989 में इंदौर में की गई थी। राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से लोमड़ी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पूछा जाए अगर तो लोमड़ी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था और 12वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मुख्य मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। तत्पश्चात 44वें संविधान संशोधन के तहत, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया
एवं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ही शेष रह गए हैं जो निम्नलिखित हैं। 6 मौलिक अधिकारों में दोस्तों पहला है शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये 6 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे, और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन भारतीय नगर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अधिकतम समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। अधिकतम यानी कि दोस्तों 12 वर्ष 14 में से चित्रकूट में ही रहे थे भगवान राम। चित्रकूट में ही देवी अनसुईया का आश्रम भी स्थित है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अनसुईया आश्रम कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा चित्रकूट में। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का भार अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो दोस्तों उसका भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा। दोस्तों याद रखिएगा दोनों की ग्रेविटी के अंतर के कारण अगर भार 60 की जगह कुछ भी दिया होता तो उसका 6 से भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होने के कारण पिंड की मिसप्रिंट है थोड़ी सी यहाँ पे, भार में परिवर्तन रहता है परंतु पिंड के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। दोस्तों अगर यहाँ पे भार की जगह द्रव्यमान दिया होता तो उसका आंसर 60 न्यूटन ही रहना था, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आज की वीडियो के इस नए फॉर्मेट के बारे में। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।